नमस्कार। बोलती किताबें के 5वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और दिलचस्प किताब पर बात करने जा रहे हैं जो कि एक आत्मकथानक है। नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ है एक ही जिंदगी काफ़ी नहीं। लिखने वाले हैं कुंवर नटवर सिंह। यह किताब पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। उनकी आत्मकथा को हम 3 भागों में विश्लेषित करेंगे। पहला भाग उनका बचपन और शिक्षा, दूसरा भाग 1953 से लेकर 1984 तक भारतीय विदेश विभाग में एक अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल, और तीसरा भाग 1984 से एक राजनीतिज्ञ के रूप में। वह कार्यकाल या तो 2006 तक आप मान सकते हैं या फिर उनकी मृत्यु 2024 तक। नटवर सिंह जी का जन्म 16 मई 1931 को जागीना गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 2024 में हुई। उनके पिता और उनके पुरखे भरतपुर राज्य के 5 सामंतों में से एक थे। जब भरतपुर के युवराज लंदन से पढ़ के भरतपुर वापस आए तो उनके पिता की नियुक्ति उनके एक अभिभावक अधिकारी के रूप में हुई, तो पूरा परिवार भरतपुर आ गया। नटवर सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मेयो स्कूल में शुरू हुई। बाद में उनको ग्वालियर के स्कूल में डाला गया, जहां उनको रहना पसंद नहीं था, तो वह अपने एक मित्र के साथ छिपकर वहां से भाग आए थे, जिस पर उनकी पिटाई भी हुई थी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास विषय के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाद में आगे के अभ्यास के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए। पढ़ने के अलावा उनको क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल में दिलचस्पी थी। 60 की उम्र तक वे टेनिस खेलते रहे थे, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है। किताब शुरू करते ही प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते मेरे मन में इस किताब के प्रति संशय पैदा हो गया कि नटवर सिंह जी इस किताब में सच्चाई बयां करेंगे या फिर उनको जो उचित लगेगा वही बात बताएंगे। ऐसा क्या था प्रस्तावना में, तो वही देखते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत प्लेटो के एक उद्धरण से होती है। कसौटी पर जो जीवन खरा ना उतरे वह जीवन बेकार है। इसके बाद नटवर सिंह जी लिखते हैं, मेरा मानना है कि नक्शों के सहारे जीवन के सफर तय नहीं होते। मेरे जीवन में नई कुपलें फूट रही है। हार और जीत अब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुझ में केवल अब जीवन बोध की तमन्ना है। नई सुबह मेरे लिए कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आती है। ऐसे अच्छे वाक्य लिखते लिखते, जो कि आगे काफी कुछ अच्छा लिखा है, अचानक प्रस्तावना में करवट आती है और प्रस्तावना शिखर से गिर जाती है। वे लिखते हैं कि 7 मई 2014 के दिन प्रियंका और उनकी मां सोनिया गांधी उनसे मिलने आते हैं। यहां यह बता दूं कि 2006 में नटवर सिंह और सोनिया गांधी के बीच में संबंध इतने कटु हो चुके थे कि उनके रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो गए और पिछले 8 सालों में वे दोनों कभी भी मिले नहीं थे या उनके बीच में कोई बात नहीं हुई थी। तो नटवर सिंह जी लिखते हैं कि वे मुझे मिलने आए थे क्योंकि 28 अप्रैल 2014 को इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं मेरी आत्मकथा प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो वे लोग यह आग्रह करने आए थे कि 2004 के चुनाव के बाद जो कुछ घटित हुआ था वह मैं इस किताब में न लिखूं। अब मेरा यह मानना है कि इतने कटु
रिश्तों के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इतने तो मूर्ख नहीं ही होंगे कि वे यह आग्रह करने जाए कि नटवर सिंह क्या लिखे और क्या न लिखे। तो यह बात कितनी सच्ची है, वे गए थे या नहीं गए थे, और अगर ये गए थे तो उनका उद्देश्य यही था या और कुछ, वह एक संशय के दायरे में आ जाता है। अब आ जाते हैं उनके कार्यकाल के दूसरे भाग पर। भारतीय विदेश विभाग में एक अधिकारी के रूप में उन्होंने जो काम किया है वह बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं, अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जो अपने निरीक्षण प्रस्तुत किए हैं वह भी बहुत ही उत्कृष्ट हैं, लाजवाब है। शुरुआत उनकी होती है 1953 से 1956 तक भारतीय विदेश विभाग में, भारत में ही उनकी नियुक्ति होती है। यहाँ कुछ वह मजाया बातें लिखते हैं। वे लिखते हैं कि विभाग की अध्यक्ष लीलामणि नायडू थी, जो कि सरोजिनी नायडू की बेटी थी। स्वभाव और कार्य में वह सख्त स्वभाव की अधिकारी थी, पर पूरी तरह से सक्षम थी। नटवर सिंह जी के ऊपरी थे टोनी अगाथा। नटवर सिंह जी लिखते हैं कि एक सेक्शन अधिकारी की छुट्टी की फाइल उन्होंने अपने ऊपरी के पास भेजी, तो टोनी अगाथा ने उस पर LBW लिखकर भेज दिया। तो नटवर सिंह यह फाइल लेकर उनके पास गए और पूछा कि आपने इस पर क्रिकेट के शब्द क्यों लिखे हैं। तो टोनी अगाथा ने बताया कि किस एमक ने तुम्हारी यहाँ नियुक्ति की है, इसका मतलब है लीव बास्टर्ड वेट। इसके अलावा एक और किस्सा लिखते हैं कि 1955 में कंबोडिया के राजा नरोत्तम सिंघानुक भारत की यात्रा पर आते हैं। उनके साथ 5 बौद्ध साधु आते हैं। उनकी अगवानी करने के लिए भारत से भी 5 बौद्ध साधु वहां आते हैं। भारतीय बौद्ध साधु के आगेवान कंबोडिया के साधुओं को खुराक के बारे में पूछते हैं कि वे क्या लेना चाहेंगे, तो वे बताते हैं कि गौ मांस। यह सुनकर भारतीय साधु बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद 1960 में नटवर सिंह की नियुक्ति लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर में होती है, पर वहाँ भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में विजयालक्ष्मी पंडित कार्यरत थी। नटवर सिंह जी के संबंध उनकी बहन कृष्णा हठी सिंह जी के साथ अच्छे थे, यह विजयालक्ष्मी जानती थी। इसलिए उन्होंने नटवर सिंह जी की नियुक्ति रद्द कर दी, क्योंकि इन दोनों बहनों के बीच में बहुत ही कटु संबंध थे। उनके संबंधों के बारे में जानकारी नटवर सिंह जी ही देते हैं, पर मेरा यह मानना है कि नटवर सिंह जी को यह नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि कृष्णा हठी सिंह के एहसान नटवर सिंह जी पर थे, और यह जो कटु संबंध थे दोनों के, उसमें कृष्णा हठी सिंह जी की लघुता ग्रंथि जिम्मेदार थी, यह नटवर सिंह जी लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 बहनों का निजी मामला था, और वैसे भी आप पर किसी का एहसान हो तो उसके बारे में ज़रूरत ना हो तो लिखने से बचना चाहिए। फिर 1961 में उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र में होती है। वहाँ वे 5 वर्ष काम करते हैं, और उस दौरान कई घटनाएं घटित होती है जो कि विस्तार से किताब में लिखी गई है, पर एक घटना के बारे में मैं बताता हूँ। लिखते हैं कि 19 दिसंबर 1961 में संयुक्त राष्ट्र में जलजला आ गया। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध एक प्रस्ताव रख दिया। भारत ने गोवा और बाकी के पोर्टुगीज उपनिवेशों को हथिया लिया था। तो इस बल प्रयोग के विरुद्ध में अमेरिका ने प्रस्ताव रखा, जिसका ब्रिटेन ने भी समर्थन किया, पर रूस ने वीटो कर दिया। इसलिए भारत की आलोचना रद्द हो गई। इसके बाद भारत के राजदूत BK नेहरू अमेरिकी प्रेसिडेंट केनेडी को मिलने जाते हैं, और वे पूछते हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं। तो केनेडी बताते हैं, नहीं, मैं जरा भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि आपको यह 14 साल पहले कर लेना चाहिए था जो अब आपने किया है। पर
आप जो हमें नीतिमत्ता के पाठ पढ़ाते रहते हैं कि निजी हितों के लिए बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका क्या? आज हुआ यह है कि एक नीतिवान मंत्री वेश्यालय से बाहर निकलता हुआ पकड़ा गया है और जनता उस पर तालियां पीट रही है। और श्रीमान राजदूत, मैं बता दूं कि मैं भी उनके साथ तालियां बजा रहा हूं। तो केनेडी इस घटना को मजाक और सच्चाई दोनों रूप में हमारे राजदूत को बता देते हैं। 1966 में नटवर सिंह जी वापस भारत आते हैं। अब यहाँ एक और आत्मकथा में झोल आता है कि विदेश विभाग में कार्य करते करते नटवर सिंह जी इंदिरा गांधी के कितने करीब आ गए कि उनकी नियुक्ति 1967 में इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्रालय से हटवाकर अपने निजी कार्यालय में कर दी। इतना ही नहीं, 1967 में नटवर सिंह जी ने जब शादी की तो उस कोर्ट मैरिज में विटनेस के रूप में इंदिरा गांधी ने साइन की थी। तो यह करीबी कैसे बनी, उसके बारे में नटवर सिंह जी कुछ भी बयान नहीं करते, वो छिपा जाते हैं। बाकी इतनी आसान नहीं होती है उच्च नेताओं के साथ करीबी बनना, तो इस पर वो कुछ नहीं बताते। तो इस किताब में ये बार बार देखा जाता है कि एक तो अच्छे काम जो भी हुए हो उसका श्रेय लेने से नटवर सिंह जी नहीं चूकते, और जो काम गलत हुए हो उसको वह छिपा देते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते ही नहीं। एक और उदाहरण, 1971 में पोलैंड में राजदूत के रूप में नटवर सिंह जी की नियुक्ति हुई। उस वक्त पोलैंड रूस के साथ जुड़ा हुआ था। इस समय जिस तरह से पश्चिम यूरोप का एक सुरक्षा संगठन है नेटो करके, उसी तरह पूर्वीय यूरोप के साम्यवादी देशों का एक संगठन था वॉर्सो पैक्ट करके, और वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है, तो वह संगठन पोलैंड में ही बना था। फिर भी पोलैंड भारत पाकिस्तान के संबंध में तटस्थ था। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र में पोलैंड ने ही शांति प्रस्ताव रखा था भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके बारे में, और भारत के लिए ये लाजमी हो गया था कि जल्दी से जल्दी वह ढाका को कैप्चर कर ले, और 16 दिसंबर तक अगर उन्होंने ढाका को नहीं जीत लिया तो फिर पोलैंड का शांति प्रस्ताव अगर पास हो गया तो संयुक्त राष्ट्र की सेना बांग्लादेश में आ सकती थी, तो भारत का अभियान रुक जाता। तो यह कैसे हो गया उसको बिल्कुल वो बयां ही नहीं करते कि पोलैंड ने यह प्रस्ताव रखा था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन अपनी किताब में वे नहीं देते। वे तो असफल हो गए कि पोलैंड ने यह प्रस्ताव रख दिया, पर उनको ये तो बताना ही चाहिए था सच्चाई के रूप में कि पोलैंड ने यह प्रस्ताव रखा था, तो ये नहीं बताया उन्होंने। फिर उनकी नियुक्ति लंदन में होती है। उस वक्त दिक्कत यह हुई कि भारत में इमरजेंसी घोषित हो गई, तो लंदन में भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों को भारत की इमरजेंसी को जायज़ ठहराना, उसको उचित बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था वहाँ के मीडिया के सामने, वहाँ के नेताओं के सामने। एक पार्टी में तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दिया था कि मेरे सारे दोस्तों को पकड़कर आपने जेल में डाल दिया है, क्योंकि राजमाता गायत्री, राजमाता सिंधिया, उनको भी जेल में डाल दिया था। एक और भी राजा थे जो माउंटबेटन के मित्र थे। तो इस तरह से काफ़ी आलोचनाओं को झेलना पड़ा भारतीय राजदूतावास को। फिर 1977 के चुनाव में भारत में सरकार में परिवर्तन आता है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोरारजी देसाई और नटवर सिंह के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जैसे ही मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने तो शायद वे नटवर सिंह का बैकग्राउंड जानते थे, इसीलिए उन्होंने नटवर सिंह जी का तबादला जाम्बिया में कर दिया, लुसाका में। वहीं इंदिरा गांधी के चचेरे भाई
जो वहाँ पर हाई कमिश्नर थे बीके नेहरू, उनके बारे में मुरारजी ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, मुरारजी के संबंध उनके साथ अच्छे रहे थे। तो यहाँ पर भी यही बात आती है कि मुरारजी देसाई जानते होंगे कि नटवर सिंह जी और इंदिरा गांधी के बीच में क्या रिश्ते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद उनका यह तबादला किया। इतना ही नहीं, पूरे समय जब तक देसाई प्रधानमंत्री रहे तब तक नटवर सिंह जी और उनके बीच में बहुत ही कटु संबंध रहे। नटवर सिंह जी ने उनकी कटु आलोचना की है। इतना ही नहीं, उनके बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ है वह भी काफ़ी कटु प्रकार का है जो यहाँ दिया गया है। उसी मुरारजी भाई को शरद पवार ने कैसे संभाला था उसके बारे में शरद पवार अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पे में लिखते हैं कि जब मुरारजी भाई बम्बई आए तब वे जानते थे, यानी कि पवार जानते थे कि उन्होंने जो शराब नीति में ढिलाई दी है उसकी देसाई आलोचना भी करेंगे और उनको डांटेंगे भी। तो उससे बचने के लिए शरद पवार ने मुरारजी भाई को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि देसाई साहब, आप जब मुझे पहली बार मिले थे तब आप कुछ शिवाम्बु चिकित्सा के बारे में बता रहे थे, तो उसका क्या लाभ और हानि है ये बताइए। तो वो शराब की बात कहना ही मुरारजी भाई भूल गए। तो राजनीतिज्ञ के रूप में शरद पवार और नटवर सिंह जी के बीच में क्या भेद था, यह यहाँ साबित होता है कि नटवर सिंह जी देसाई साहब को नहीं संभाल सके और उनके साथ उनके संबंध कटु हो गए, जबकि एक अधिकारी के रूप में उनका संबंध सभी प्रधानमंत्रियों के साथ न्यूट्रल होना चाहिए। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी सत्ता पर आ गई और तब नटवर सिंह जी की नियुक्ति पाकिस्तान में हाई कमिश्नर के रूप में हुई। इस नियुक्ति को नटवर सिंह ने भी सराहा। उनको लगा कि उनके जीवन के लिए यह एक चैलेंजिंग पल है। उनके पास यह मौका है कि अब तक जो नहीं हो सका है भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में सुधार, वह वे कर सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात उन्होंने बताई है कि उस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के रूप में अब्दुल सत्तार दिल्ली में थे। नटवर सिंह जी और वे दोनों 1954 में लंदन में कॉमनवेल्थ के एक कोर्स में 6 सप्ताह तक साथ थे, तो उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। तो उन्होंने अब्दुल सत्तार से पूछा कि पाकिस्तान में जाकर मुझे क्या कहना है ये तो मुझे पता है, पर मुझे क्या नहीं कहना है यह मुझे बता दीजिए। तो अब्दुल सत्तार ने बताया कि आपको वहाँ जाकर यह कभी भी नहीं कहना है कि हम एक जैसे हैं। फिर वे जो 2-3 वर्ष पाकिस्तान में रहे उस दौरान क्या क्या हुआ वह कुछ बयां करते हैं अपनी किताब में, तो वह आप किताब में पढ़ सकते हैं। जनरल जिया के साथ उनके कैसे संबंध थे, इनकी बात भी उन्होंने कही है। 1983 में वे वापस भारत आ जाते हैं। 1983 में 2 सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाले थे, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का सम्मेलन और दूसरा कॉमनवेल्थ देशों का सम्मेलन। और नटवर सिंह जी लिखते हैं कि इन दोनों सम्मेलनों की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई कि वे दोनों सम्मेलनों का सुंदर आयोजन करके दिखा दे। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि वे श्रेय लेते हैं कि इन दोनों सम्मेलनों का उन्होंने सफल आयोजन किया, पर मज़ा सम्मेलनों के बाद में उनकी लिखाई में आता है। वे लिखते हैं कि सम्मेलनों के सफल आयोजन के बाद इंदिरा गांधी ने उनको एक खत लिखा जिनमें उनकी सराहना की गई थी, पर इस खत के जवाब में नटवर सिंह जी ने लिखा कि 1982 में एशियाड खेलों का जो आयोजन किया गया था उन आयोजकों को आपने बहुत सारे पुरस्कार दिए, तो इन 2 सम्मेलनों के आयोजकों को भी यह पुरस्कार मिलना चाहिए। जिसके जवाब में इंदिरा जी ने कड़ा खत लिखा कि यह तो इनकी जिम्मेदारी थी, उसमें पुरस्कार देने की क्या ज़रूरत है। तो इनके जवाब में नटवर सिंह जी ने लिखा कि क्या यही मापदंड एशियाड खेलों के अधिकारियों पर नहीं लागू होते, और आप चाहे तो मुझे पुरस्कार मत दें, पर मेरे अधीन जिन्होंने यह काम किया है उनमें से किसी को दे दे। बाद में यशपाल कपूर और
नटवर सिंह जी को पुरस्कार दिए गए, तो यहाँ जब नटवर सिंह जी ने यह कहा था कि आप चाहे तो मुझे ना दे पर मेरे अधीनस्थ जो थे उनको दे दे, तो उनके अधीनस्थ जो थे उनको तो यह पुरस्कार नहीं मिला, तो नटवर सिंह जी ने यह पुरस्कार कैसे स्वीकार कर लिया। वह चाहे जाहिर में खुलेआम नहीं कह सकते थे, पर पर्सनली जाकर तो इंदिरा जी को कह ही सकते थे कि मैंने तो आपको लिख दिया था कि आप मुझे मत दीजिए, पर मेरे अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनको दे दीजिए, तो ये क्यों आपने नहीं किया, पर वे पुरस्कार ले लेते हैं। 1984 में वह विदेश मंत्रालय की नौकरी छोड़ देते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और भरतपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और राजीव गांधी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। शुरू में उनको इस्पात मंत्रालय, बाद में उर्वरक मंत्रालय और अंत में उसको विदेश मंत्रालय दिया गया। यहाँ मेरे एक सवाल का जवाब उनकी किताब में से मिलता है। मुझे बरसों से यह सवाल सता रहा था, जिसका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था, कि रूस के नेता मिखाइल गोर्बाचोव, वह ना तो रूस में लोकप्रिय हो पाए, ना तो उसको रूस ने महान माना, ना दुनिया ने महान माना, जबकि उन्होंने सचमुच में ऐसे कार्य किए जो कि महान कार्य था। उन्होंने रूस को साम्यवाद से या साम्यवाद के जुल्म से मुक्त किया और धीरे धीरे रूस को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया। तो आंतरिक रूप से या रूस में वे क्यों सफल नहीं हो पाए या उनकी लोकप्रियता क्यों चली गई और 1991 में उनको तख्ता पलट करके उनकी गादी छीन ली गई, तो उसके लिए उन्होंने 2 कार्यक्रम शुरू किए थे रूस को सुधारने के लिए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। अब हुआ यह कि शुरू करना था ग्लासनोस्ट और उसके बाद पेरेस्ट्रोइका शुरू करना था, पर कार्यक्रम में उल्टा सुल्टा हो गया। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका पहले शुरू कर दिया और ग्लासनोस्ट अंत में शुरू किया, जबकि चीन के बारे में नटवर सिंह जी लिखते हैं कि चीन ने इससे उल्टा किया। चीन ने ग्लासनोस्ट पहले शुरू किया और पेरेस्ट्रोइका अब कहीं जाकर वे शुरू करेंगे। वैसे भी चीन के बारे में उनके निरीक्षण बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, माई चाइना डायरी 1956 to 1988। तो चीन के बारे में उनके जो निरीक्षण हैं वो विस्तार से तो उनकी चाइना डायरी में दिए गए हैं, पर इस किताब में भी उन्होंने चीन के बारे में बहुत ही सुंदर निरीक्षण लिखे हैं। 1956 से 1958 तक वे चीन में भारतीय राजदूत कचहरी में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। यहाँ वे लिखते हैं कि 30 अक्टूबर 1957 के दिन माओ त्से तुंग अपने घर पे भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाते हैं। नटवर सिंह के लिए यह बात बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि माओ त्से तुंग इतनी आसानी से किसी से मिलते जुलते नहीं थे। यहाँ तक कि 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जब चीन के दौरे पर आए थे और उन्होंने माओ को कॉल किया था, तो उस कॉल का उत्तर देना भी माओ ने उचित नहीं समझा था। वहाँ 1 घंटे तक माओ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। उस वक्त भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष अयंगर कर रहे थे। अयंगर ने कहा कि हस्तउद्योग क्षेत्र में भारत और चीन विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ नटवर सिंह अपने नोट्स में लिखते हैं कि मैंने यह प्रायः देखा है कि चीनी नेता अपने गुणगान गाने में बहुत ही संयमित रहते हैं। माओ ने एक बार भी यह नहीं कहा कि हम इस काम में सारी दुनिया में आगे हैं, जबकि भारतीय नेता अपनी उपलब्धियों
खुलेआम बयां करते रहते हैं और इसके लिए अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। पर मेरा मानना है कि उपलब्धियों को बयां करने की यह प्रवृत्ति सिर्फ नेताओं में नहीं है, हम आम भारतीयों में भी है। प्राय हम भी अपनी चर्चा में कभी ना कभी ये बोलते ही रहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमने तो दुनिया को यह दिया है, हम दुनिया में काफ़ी आगे हैं। और यह मानसिकता आज की नहीं है, यह तो हजारों वर्षों की है। मोहम्मद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उसके साथ अल बेरूनी करके एक विद्वान आया था। वह भारत में ही रुक गया और उसने संस्कृत सीखी और इसके बाद भारत का विस्तृत अभ्यास किया और इसके बाद एक किताब लिखी, तहकीके हिंद। उसमें वे भी लिखते हैं कि भारत के लोग अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजा मानते हैं, अपने राजा को ही सर्वोत्तम राजा मानते हैं और उसी कारण उन पर बार बार विदेश से आक्रमण होते रहते हैं, क्योंकि विदेश में उन पर आक्रमण करने की कोई योजना बना रहा है उसे जानने की ये लोग कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ये तो वे ही समझते रहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ है, तो उन पर आक्रमण कौन करेगा। तो यह प्रवृत्ति तो हमारे जीन्स में आ चुकी है कि हम दुनिया में कुछ है ऐसा लगातार मानते रहते हैं। अब एक सवाल जो मेरे मन में था जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, उस पर आ जाते हैं। जो अधूरी बात रह गई थी कि दुनिया ने गोर्बाचोव को महान क्यों नहीं माना, जबकि उन्होंने तो साम्यवाद को ही समाप्त कर दिया। तो उसका कारण है गोर्बाचोव की स्वार्थ रूप नीति। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उनके साथ बहुत ही निकटतम और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए। वे राजीव गांधी को खत लिखते रहते थे, राजीव गांधी को लगातार कॉल करते थे। पर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे और 1991 में एक संसद के रूप में मॉस्को गए तो गोर्बाचोव ने उनकी उपेक्षा की, उनको बहुत ही ठंडे तरीके से मिले और उनकी कोई आवभगत उन्होंने नहीं की। इतना ही नहीं, जब नामीबिया की आज़ादी का समारोह हो रहा था वहाँ रूस के विदेश मंत्री एडवर्ड श्रेबर्सनाथ से आए थे, तो उन्होंने भी राजीव गांधी की उपेक्षा की। उन्होंने राजीव गांधी से बात करना भी ठीक नहीं समझा, जबकि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब श्रेबर्सनाथ से हमेशा से उनसे बात करने का कोई भी मौका जाने नहीं देते थे। तो ये गोर्बाचोव की ही सम्मति रही होगी कि उन्होंने निर्देश दिए होंगे अपने विदेश मंत्री को। तो गोर्बाचोव मित्र बनाने में नहीं मानते थे, वह जब तक व्यक्ति काम का हो तब तक ही उनके साथ संबंध रखते थे। इसीलिए जब वह पदच्युत हो गए 1991 में, इसके बाद दुनिया उनको भूल गई। आज दुनिया में शायद ही कोई गोर्बाचोव का नाम लेता है, जबकि उन्होंने सचमुच में बहुत महान कार्य किए हैं, उसमें तो दो राय नहीं है। 1991 में फिर से कांग्रेस सत्ता पर आई, पर नरसिम्हा राव से मतभेद के कारण अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, नारायण दत्त तिवारी और कई लोग कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने तिवारी कांग्रेस नाम का एक अलग पक्ष बना लिया। उनको यह आशा थी कि सोनिया गांधी का उनको समर्थन मिलेगा, पर यह नहीं मिला। पर बाद में जब 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई तो तिवारी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया। 2004 में जब कांग्रेस चुनाव जीती और सत्ता उनके पास आई, उसके बाद जो घटना हुई जिसके बारे में नटवर सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी के मना करने के कारण ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया, अन्यथा वे प्रधानमंत्री पद भोगने के लिए इच्छुक थी। तो यह उन्होंने इसमें लिखा है। साथ में उन्होंने यह भी लिखा है
कि अमेरिका की तरफ से यह दबाव था कि नटवर सिंह को विदेश मंत्री नहीं बनाया जाए, पर फिर भी सोनिया गांधी ने उनको विदेश मंत्री बनवाया। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी और उनके बीच में अनबन हो गई और उस पर अंतिम कील लगाया वोल्कर अहवाल ने। हुआ यह कि 2005 में यह बात सामने आई कि इराक के साथ तेल के बदले अनाज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी कोफी अन्नान और काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया था और उसमें उनको आर्थिक लाभ हुआ था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक वोल्कर कमेटी बनाई और उसने जो रिपोर्ट दी उसमें नटवर सिंह का भी नाम आया कि नटवर सिंह ने भी उस कार्यक्रम में अपने लिए पैसे बनवाए। इसके बाद नटवर सिंह के संबंध सोनिया गांधी के साथ बिगड़ गए। नटवर सिंह जी लिखते हैं कि इस बात की जांच करने के लिए भारत में RS पाठक कमीशन की नियुक्ति हुई। नटवर सिंह जी लिखते हैं कि वोल्कर रिपोर्ट में सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी नाम था कि कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें पैसे बनवाए हैं, पर कांग्रेस पार्टी का नाम RS कमीशन में निकाल दिया गया और सिर्फ उनको ही दोषित माना गया। इतना ही नहीं, उनका बेटे का तो उस रिपोर्ट में नाम ही नहीं था, जगत का, तो जगत का भी नाम उसमें डाल दिया गया और 2006 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में वे कांग्रेस से भी अलग हो गए। अब जो बात उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखी थी कि उनकी जिंदगी में नई कुंपलें फूट रही है और नई सुबह उनके लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आती है, तो फिर जो काम उन्होंने किया आगे जाकर वह कैसे किया यह मुझे समझ में नहीं आया। स्वयं नटवर सिंह जी लिखते हैं कि फरवरी 2014 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने बताया कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको भारतीय विदेश नीति में जो कुछ गलतियां रह गई है उसको ठीक करनी है। इस किताब में अपने आप को वे नेहरूवादी बताते हैं, पर नरेंद्र मोदी के सामने वे कहते हैं कि नेहरू ने विदेश नीति में 3 गलतियां की थी, उसको भी आपको ठीक करना है। हालांकि उस गलतियों को इस किताब में भी उन्होंने नेहरू पर लिखे गए प्रकरणों में लिखा है, पर अपने आप को नेहरूवादी कहने वाला व्यक्ति और जिसको नई सुबह से कोई उम्मीद ना हो वह नरेंद्र मोदी जी से मिलता है। इतना ही नहीं, वहाँ नेहरू की गलतियों का वर्णन भी करता है। तो ये बात अजीब नहीं लगती क्या? इसके अलावा एक और बात नटवर सिंह जी लिखते हैं, 3 जनवरी 2014 को चुनाव के उपलक्ष्य में मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अपनी सफलताओं को गिनवाया। उन सफलता में एक सफलता उन्होंने यह गिनवाई कि अमेरिका के साथ जो परमाणु समझौता हुआ उसका श्रेय उनको जाता है, यानी कि मनमोहन सिंह को। जबकि नटवर सिंह जी लिखते हैं कि सही में यह समझौता उनके कारण हुआ है और इसके बारे में वे साबिती देते हैं, प्रूफ देते हैं। 2006 में उस वक्त की वहाँ की जो विदेश मंत्री थी, स्टेट राज्य मंत्री कोंडोलीजा राइस, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें यह समझौता कैसे हुआ और उसमें नटवर सिंह जी के साथ क्या बात हुई उसके बारे में जो वाक्यांश लिखे हैं वह यहाँ नटवर सिंह ने लिखे हैं। पर फिर भी संशय दूर नहीं होता, क्योंकि ये तो 10-12 वाक्य है जो नटवर सिंह जी के बारे में लिखे हैं, पर क्या कोंडोलीजा राइस ने नटवर सिंह जी के बारे में कोई गलत बात भी उस किताब में लिखी है या नहीं,
वह नटवर सिंह जी ने नहीं बताया है। तो हो सकता है उसमें आगे यह भी लिखा हो कि मनमोहन सिंह जी का क्या उसमें प्रदान था, वो कोंडोलीज़ा राइस ने लिखा हो। अगर कोंडोलीज़ा राइस ने वह नहीं लिखा होता तो मुझे लगता है कि नटवर सिंह जी इस किताब में लिखते कि कोंडोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह को कहीं भी श्रेय नहीं दिया है। और एक किस्सा आपको भी मालूम होगा कि जब टोक्यो में जापान में मनमोहन सिंह थे तब जॉर्ज बुश सीनियर उनसे मिले थे और मजाक में उनसे पूछा था कि क्या मेरा बेटा आपको परेशान तो नहीं करता, क्योंकि उस वक्त उनका ही बेटा अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख था। तो मनमोहन सिंह के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हो तभी, और यह परमाणु समझौता में मनमोहन का भी योगदान हो तभी इतने मधुर संबंध हो सकते हैं। और जॉर्ज बुश यह भी कहते थे कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तब सारी दुनिया उसको सुनती है। तो ये जो नटवर सिंह जी ने लिखा है उसके बारे में भी जब तक दूसरे स्रोत से अनुमोदन ना मिले तब तक संशय बना रहता है। तो बस यहाँ पर आकर किताब पूरी होती है, क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी आत्मकथा को प्रकाशित करवाया। इसके बाद वे 10 वर्ष और जिए हैं। तो उस दौरान अपनी आत्मकथा की कोई दूसरी या तीसरी आवृत्ति उन्होंने प्रसिद्ध करवाई है या नहीं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। और करवाई है तो उसमें बाकी के वर्ष जो आगे वो जिए उसकी कोई बात की है या नहीं, वह भी मालूम नहीं है। तो यह किताब आप भी पढ़ें। बहुत सारे किस्से और विदेश मंत्रालय में कैसे काम होता है, अधिकारियों के अंदर कैसे कैसे अहम होते हैं, नेतागणों में भी किस प्रकार के अभिमान होते हैं, किस तरह से राजनीति चलती है, उन सबको समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले अंक में।